हम बात कर रहे थे हमारे बीम की, हम स्ट्रक्चर समझ रहे थे। तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स है उसमें किस प्रकार का लोड आता है, हमारे कॉम्प्रेसिव नेचर का। कॉम्प्रेसिव नेचर मतलब हमारा मॉलिक्यूल्स दबते हैं या दबाव उत्पन्न होता है, और नीचे वाले मॉलिक्यूल्स में टेंशन का। पैसे की बात कर रहे हैं तो स्टील होता है हमारा महंगा, तो क्यों ना हम इनकी कंपोजिट स्ट्रक्चर वे स्ट्रक्चर होते हैं जो दो पदार्थ से मिलकर हमारे स्ट्रक्चर बनते हैं। अब हम इसकी टेंडेंसी में क्या करते हैं, हमको बॉडी तो पूरी एक बनानी है, मतलब एक सार हमारी बॉडी हो, या हम आरसीसी का निर्माण देखते हैं तो बनने के बाद हमको पता नहीं पड़ता कि कहाँ सरिया है कहाँ कंक्रीट है। अगर हम नॉर्मल इंसान है तो, हम अगर इंजीनियर है तो हमको पता है कि हमारा मेन टेंशन कहाँ आता है, नीचे के साइड में आता है। तो वही कारण रहता है जब बीम की मैं बात करती हूँ तो मैं कहाँ हमारा मेन रेनफोर्समेंट, मेन मतलब जो टेंशन झेल रहे हैं, टेंशन मतलब नीचे के मॉलिक्यूल में जो लोड लग रहा है वो कौन झेल रहा है, हमारे सरिये। तो हम क्या करते हैं, उनको नीचे के मॉलिक्यूल में या नीचे की जगह पर क्या दे देते हैं, हम सरिये दे देते हैं। ठीक है, अगर मैं इस बीम के स्ट्रक्चर की बात करती हूँ तो ये तो मान लेना अब बाद में हम तराप पे लगाते हैं, और नीचे के साइड में हम क्या देते हैं, इसमें सरिया, और ऊपर के साइड में हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। तो जब मैं सिंगली रेनफोर्स्ड बीम की बात करती हूँ, मैं रिपीट कर रही हूँ वापस से, स्टील काय में अच्छा है, कंप्रेशन में भी और टेंशन में भी। सिंगली रेनफोर्स्ड मतलब हमको सिंगल साइड पे ही स्टील देना है, सिंगल साइड पे मतलब टेंशन साइड में ही। ठीक है, जहाँ जहाँ टेंशन आएगी वहीं वहीं पे हमको स्टील देना है। मगर क्या हो रहा है भैया कि हमारे पास एरिया क्या हो गया, कम हो गया। मतलब कई बार आप देखते हो बड़े बड़े बीम कॉलम बन रहे हैं तो आधी जगह तो बीम कॉलम ही घेर रहते हैं। बड़े बड़े अगर आपने धर्मशालाओं के हॉल देखे होंगे तो उनके कॉलम कितने मोटे मोटे रहते हैं। अब क्या हॉल हम चाहते हैं कि ऐसा बने कि कैसा बड़ा एरिया हमको खुला हुआ मिल जाए, मगर बीच बीच में कॉलम नहीं आए। तो कॉलम नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे, हमको एरिया कम करना है, मतलब बनाना कम है और हमको एरिया फैला हुआ चाहिए। मतलब अगर मैं बात करूँ बड़े बड़े बीम, जो मेरे घर में तो नहीं दिखते मगर आपके जो कॉलेज है उसमें कैसे बीम उभरे उभरे दिखते हैं, बाहर दिखते हैं, और वो क्या एक एस्थेटिक या इंटीरियर पर्पस से बेकार होता है, क्योंकि उसको फिर छुपाना पड़ता है, उस पर फर्नीचर बनाओ या जो भी कुछ करो। तो हमको अगर बीम का डायमेंशन या फिर एरिया क्या करना है, कम करना है, कम करना है। तो भैया कंक्रीट तो आप उतना एरिया देना ही पड़ेगा ना आपको जितना उसको ज़रूरत है, जितना वो लोड झेल रहा है। तो हमको करना एरिया में कमी, एरिया छोटा करना है। मगर आप कंक्रीट को लेकर के बाध्य हो, आपको उतना बड़ा देना ही पड़ेगा एरिया। तो उस स्थिति में हम क्या कर देते हैं, डबली रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। मतलब हमारा सरिया भी क्या करता है, कॉम्प्रेसिव लोड। अगर मैं न्यूट्रल एक्सिस की बात करूँ, न्यूट्रल एक्सिस मैंने क्या बोला है, वह एक्सिस कोई भी स्ट्रक्चर की जिस पे ना तो कॉम्प्रेसिव नेचर का लोड है या टेंशन नेचर का, और नीचे वाला हमारा टेंशन मेंबर और ये हमारा पूरा कॉम्प्रेशन मेंबर। देखो ये बहुत हेवी लेवल की बात है, ये आरसीसी की बात है, ये बिल्डिंग मटेरियल या फिर हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात नहीं है, ये आउट ऑफ द हमारा सिलेबस है। तो अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो पैनिक मत होना। मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि हमारा जो सरिया रहता है वो दोनों में अच्छा रहता है, मगर पैसे में कमज़ोर रहता है। कमज़ोर से मतलब है कि पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। तो अगर हम चाहें कि पूरा हमारा एरिया, अगर हमारा पूरा स्ट्रक्चर स्टील का भी बना देते तो बहुत ही अच्छी बात है, वेल एंड गुड चीज़ है। हमारा ऐसा मत सोचना कि हल्का बनेगा, स्टील का है तो निर्माण मतलब उसका एरिया कम हो जाएगा, घनत्व और डेंसिटी तो वही रहेगी। ठीक है, तो आप चाहो तो खूब पैसा है, तो अपरंपार पैसा है तो आप पूरा स्टील स्ट्रक्चर बना दो। मगर हम देखते हैं कि हमारे घरों पे या उसमें उस हिसाब का लोड नहीं लगता या इतना लोड नहीं आता। अगर हमारा कोई फैक्ट्री है या फिर बहुत बड़ा शोरूम है या बहुत बड़ा बड़ा हैवी लोड्स रखने हैं उसमें और मशीनें रखानी है, तो हम स्टील स्ट्रक्चर की ओर जा सकते हैं।
मतलब इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, कोल्ड स्टोरेज है, या फिर वेयर हाउसेस हैं, तो वहाँ हम क्या स्टील के स्ट्रक्चर बनाएं तो समझ में भी आए कि पैसा उतना लगा रहा है क्योंकि लोड उतना आ रहा है। तो कंक्रीट हमारा झेलने का मतलब नहीं, क्योंकि आधी जगह अगर मशीन रखने में जितनी जगह जाएगी उतनी जगह तो कंक्रीट के स्ट्रक्चर बड़े बड़े बीम कॉलम झेल लेंगे। मगर हम चाह रहे हैं कि उसमें पूरा बीच में कोई भी तरह का हस्तक्षेप नहीं हो, तो हम क्या करते हैं, हेलो। हाँ आवाज़ आ रही है? सबको मैसेज कर दो बेटा, सक्षम हाँ मैडम आ रही है। मैसेज कर दो कि वापस से ज्वाइन कर ले मीटिंग। रेयांशी क्यों नहीं आ रही है? बहुत दिन से क्लास में नहीं आई है ये। मैडम रियांशी का पता नहीं, वो तो बहुत दूर रहती है। हम्म। तो बात आई समझ में? जहाँ पे अगर हमको हाँ मैडम। एरिया कम करना है कंक्रीट का और स्ट्रेंथ उतनी की उतनी रखनी है, तो हम क्या कर देते हैं, दोनों साइड में क्या करते हैं, सरिये को लगा देते हैं। ठीक है, कायदा क्या बोलता है, सिर्फ उसी साइड में लगा दो जहाँ टेंशन है, तो उसमें पैसा भी बच जाएगा और अपना मटेरियल क्या हो जाएगा, स्ट्रांग भी बनेगा जितनी उसको ताकत चाहिए। ठीक है। तो सिंगली रेनफोर्स बीम होते हैं, एक डबली रेनफोर्स बीम होते हैं। तो उसके बारे में मैंने आपको शॉर्ट में थोड़ा बता दिया। अगर नहीं भी समझ आता तो पैनिक मत करना। आप इंजीनियरिंग करोगे जब आरसीसी में पढ़ लोगे, या फिर आप फाइनल ईयर में आओगे जब भी आरसीसी में, इतना तो पढ़ ही लोगे। ठीक है। ठीक है तो मैम। बात मैं कर रही थी, रिडक्शन किसी भी लोड का नहीं होता है। ठीक है। रिडक्शन मतलब कम करना होता है। कम हम कैसे करेंगे, अगर किसी भी स्ट्रक्चर में कुछ कटौती कर रहे हैं तो हमारा रिडक्शन होगा। ठीक है। या फिर हमने कंक्रीट के वजन को कम करके स्टील का कर दिया, या फिर छोटा स्ट्रक्चर बना दिया, तो उस स्थिति में हमारा क्या होगा, लोड का रिडक्शन हो जाएगा। कौन से लोड का? डेड लोड का, मतलब जो बॉडी बनी हुई है उसको कम से कम खुद का भार नहीं झेलना। ठीक है। इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड, इवन मतलब एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब जैसे बीम कॉलम जहाँ अपनी जगह पे बने हुए हैं वहीं लोड लगाएंगे, मगर हमारा जो फाउंडेशन है वो पूरे, इतना बड़ा अगर प्लॉट है तो वो पूरे प्लॉट के नीचे की धरती के ऊपर इवन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लोड को एक जैसा या यूनिफॉर्म करेंगे। पढ़ लेते हैं इसको। फाउंडेशन डिस्ट्रीब्यूट नॉन uniform load to the superstructure evenly to the subsoil. For example, two columns carry unequal loads can have combined footing with which may transmit the load to the subsoil evenly with uniform soil pressure. Due to this, unequal or differential settlement are minimized. ये बोल रहे हैं, देखना उदाहरण समझना। संजय समझ आ रहा है? पवन? हाँ मैम। जी मैम। ये मैंने क्या बना है, 3 कॉलम बना है, उदाहरण समझा रही हूँ मैं। ठीक है। अब ये 3 कॉलम चाहे जो भी होंगे, ये इसके ऊपर बीम रखा है। अब चीज़ एक समझ लेना, अभी के लिए जब आप टॉस या फिर आरसीसी पढ़ोगे जब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। अभी के लिए ये समझना, जो बीच वाला कॉलम है, देखो एक बीम क्या ऐसा इसके ऊपर रखा हुआ है ना, दूसरा बीम इसी में ज्वाइंट होकर के इसी में रखा है। मगर मैंने इसको एक क्यों बनाया, क्योंकि जब इसका भराव होता है या जब भी स्ट्रक्चर बनता है या छत बनती, तो इनका भराव एक जैसा होता है। तो ये कैसे हो जाते हैं, फिक्स्ड हो जाते हैं। ऐसा थोड़ी कि ये वाला बीम आगे खिसक जाएगा, ये वाला बीम पीछे आ जाएगा, ये अपनी लाइन में इक्वल बने रहेंगे। ठीक है। तो जब भी आप कुछ चीज़ बनाते हो, मतलब अगर मैंने एक गर्डर को या एक चीज़ को एक जैसा तोका है, समझना मेरी बात को, एक बहुत लंबा बड़ा सा पाइप है, बीच में मैं खड़ी हूँ, इधर साइड सक्षम खड़ा है और इधर साइड बैरागी खड़ा हुआ है।
तो मेरे पास ना ज़्यादा लोड आएगा। समझ में आ रही है बात? क्यों ज़्यादा आएगा? क्योंकि टेंडेंसी ये बोलती है अगर मैं इस बीम को काटूँ, है ना, तो ये वाला जो कॉलम है जो बैरागी है, इस बीम का कितना आधा लोड झेलेगा, हाफ लोड ये उठाएगा। ठीक है, सक्षम है तो ये एक बीम रखी हुई है तो इसका हाफ लोड कौन झेलेगा? सक्षम झेलेगा। मगर मेरे ऊपर क्या आया, इसका भी हाफ आ गया और इसका भी हाफ आ गया। समझ रहे हो बात को? तो मेरे पास तो पूरा हाँ एक मैम। आ गया, है ना, मतलब पूरे एक बीम का लोड मेरे ऊपर आ गया। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर, कोई भी बॉडी अगर, इसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस कॉलम। मतलब कंटिन्यूशन में, और हमारे कॉलम अधिकतर देखना है ऐसे कंटिन्यूशन में रहते हैं। ठीक है, तो आप इसको टॉस में और अच्छे से पढ़ोगे। तो मैं उदाहरण के लिए बता रही हूँ कि जो मैं हूँ, अगर मेरे को भी तुम इनके जैसा बना दोगे, छोटा सा कॉलम बना दोगे, तो क्या इनके ऊपर तो आधा आधा लोड आ रहा है, तो इनको छोटा बनाना वाजिब बात है, मगर इनके मुकाबले में तो मेरे ऊपर डबल लोड आ रहा है। समझ रहे हो बात को? तो हम क्या करते हैं, इंटरमीडिएट कॉलम जो होता है, मतलब बीच वाला जो कॉलम होता है, इंटरमीडिएट जो कॉलम होता है, उसको क्या करते हैं, हम एरिया बढ़ा देते हैं। आई बात समझ में? इतनी हाँ मैम। एरिया बढ़ा दिया मतलब हमने बड़ा कॉलम बना दिया। तो अब ये कॉलम अल्टीमेटली कहाँ लोड ट्रांसफ़र करेगा? इसके नीचे जो फाउंडेशन बना होगा, इसके नीचे जो फाउंडेशन बना होगा, इसके नीचे जो फाउंडेशन बना होगा। ठीक है, तो जब हम इस स्थिति में फाउंडेशन बनाते हैं तो क्या होगा भैया, ये वाला एरिया ज़्यादा, तो इसमें धसाव के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे फिर तो, क्योंकि इस पर लोड ज़्यादा आ रहा है बीच वाले में, इनकी स्थिति में कम हो जाएंगे। तो जब हम क्या करते हैं, ये अब देखना कॉलम की बात ख़त्म कर दी, ये नीचे जा कर के क्या हो जाएंगे, मिलके एक फाउंडेशन बना देंगे। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, जो ये फाउंडेशन बनाते हैं, मतलब अब नींव बता रही हूँ मैं, इनके नीचे की नींव को एक बना देंगे। अब एक क्यों बना दिया इनके नीचे की नींव को? इनके नीचे की नींव को एक इसलिए बना दिया ताकि जब ये धरती के ऊपर लोड ट्रांसफ़र करे तो ये एक जैसे तरह का करे। अब चूंकि ये कॉलम है, ये कॉलम और ये कॉलम, तो हम क्या करेंगे, इनकी नींव को भी एक जैसा बना देंगे। तो क्या हो जाएगी, हमारे स्ट्रक्चर में मजबूती हो जाएगी। पूरा एक सार या यूनिफॉर्मली लोड को कैरी करेंगे और धरती पर भी एक जैसा ट्रांसफ़र करेंगे। कॉलम का उदाहरण लेकर के मैंने फाउंडेशन समझाया, क्यों? क्योंकि कॉलम अल्टीमेटली लोड किसको ट्रांसफ़र करते हैं, हमारे फाउंडेशन को। आ रही है इतनी बात समझ में? यस मैम। तीनों को। तो हमारा इवन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, एक जैसा लोड ट्रांसफ़र या यूनिफॉर्म लोड ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये यही बोलता है कि फॉर एग्जांपल 2 कॉलम कैरी अनइक्वल लोड, मतलब अगर मैं ये 2 कॉलम की बात करूँ तो ये अनइक्वली लोड कैरी कर रहे हैं। क्यों? इस पे आधा लग रहा है और इस पे एक लग रहा है। ठीक है, तो लोड इस पे ज़्यादा लग रहा है और इस पे कम लग रहा है, तो इक्वल है क्या? इक्वल तो नहीं है दोनों के लोड। तो क्या, कैसा लोड है हमारा? अनइक्वल लोड है। कैन हैव अ कंबाइंड फुटिंग। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो फुटिंग बनाएंगे, फुटिंग भी बोल सकते हैं, फाउंडेशन भी बोल सकते हैं, तो इसकी जो फुटिंग बनाएंगे वो किस नेचर की बना देंगे, कंबाइंड फुटिंग बना देंगे। मतलब इनकी जो नींव बनाएंगे हम कंबाइंड बना देंगे, विच में ट्रांसमिट द लोड सबसॉइल इवनली। तो वो क्या, किस में हमारी हेल्प करेगा, किस में मदद करेगा, हमारे जो सॉइल है उसमें एक जैसा लोड ट्रांसफ़र करेगा, सॉइल के ऊपर जो प्रेशर लगाएगा। ठीक है, ड्यू टू दिस अनइक्वल और डिफरेंशियल सेटलमेंट आर मिनिमाइज्ड, जिसके कारण क्या होगा कि जो सेटलमेंट हो जाता है, सेटलमेंट मतलब एक कॉलम धस गया, एक कॉलम नहीं धसा। ठीक है, तो जब धसाव होता है ना, मतलब ऐसा नहीं धसेगा कि खूब सारा 1 मीटर धस गया या सेंटीमीटर धस गया, इतना नहीं धसेगा, इतना इतना सा धसता है, मतलब 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm या 5 mm। मगर इतना गैप भी होना हमारे बीम कॉलम के बीच में, या इतना धसना भी हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर कहीं ज़्यादा लोड बढ़ा देता है। तो जब अगर एक आध कॉलम धसता है या फिर सेटलमेंट होता है हमारी धरती के अंदर, धसता कैसे है कि मिट्टी धसाव करती तभी धसता है। मिट्टी कब धसेगी कि कॉलम ऐसा ऐसा बैठा फाउंडेशन के ऊपर, फाउंडेशन थोड़ा सा जगह से नीचे हो गया। ठीक है, जब लोड आता है, जैसे मैं इस पर लोड लगा रही हूँ तो ये कुछ ना कुछ नीचे धस रहा है ना, ऐसे ही वो धसता है मिट्टी के ऊपर।
तो ऐसा अनइक्वल धसाव, अगर दोनों में कंबाइंड फुटिंग बनाई है तो दोनों एक दूसरे को संभाले रखेंगे अपनी पोजीशन में, है ना। मैं अपने सिर पे संभाल रही हूँ, बरागी अपने सिर पे संभाल रहा है, मतलब लोड एक जैसा संभाल रहे, दोनों भागीदारी दे रहे हैं लोड संभालने में। तो क्या होता है, हमारे अनइक्वल या अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन लोड को वो एक जैसा अपने नीचे ट्रांसफ़र करता है। आई बात समझ में? कौन ट्रांसफ़र करता है? हमारा फुटिंग या फाउंडेशन। तो उस स्थिति में हम कौन सी फुटिंग बनाते हैं? कंबाइंड फुटिंग। अभी फुटिंग के बारे में समझेंगे, अभी हम इनके कार्यों के बारे में समझ रहे हैं। देखो मैं बहुत डीप में घुस के समझा रही हूँ, तो नहीं समझ आना तो लोड मत लेना, और समझ आए तो मुझे बताना ताकि मैं और अच्छे से समझा पाऊँ। नहीं समझ आएगा तो अपन टाइम ही क्यों वेस्ट करेंगे, ऐसे समझ लेंगे ऊपर ऊपर से। समझ में तो आ रहा है सभी को? ठीक है, आ रहा है मैम। अब होता है हमारा प्रोविजन ऑफ लेवल सरफेस। फाउंडेशन प्रोवाइड लेवल्ड हार्ड सरफेस ओवर विच सुपर स्ट्रक्चर कैन बिल्ड। अब देखो हमारा सुपर स्ट्रक्चर की बात करें आज के टाइम पे, हमारे सुपर स्ट्रक्चर मतलब धरती के ऊपर वाले जो स्ट्रक्चर हुए वो किस तरह से बनते हैं? फ्रेम स्ट्रक्चर बनते हैं, मतलब बीम कॉलम स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। तो बीम कॉलम स्ट्रक्चर को हम ऐसे ही मिट्टी से हम कॉलम थोड़ी उठा देते हैं। मिट्टी से हम कॉलम उठाएंगे क्या? मिट्टी से कभी हम कॉलम उठाएंगे? नहीं उठाएंगे। मिट्टी से कॉलम उठाएंगे ना तो कॉलम पहली फुर्सत में धसेगा, क्योंकि कॉलम के साथ सेंट्रल लोड देता है। मतलब अगर मैंने ये कॉलम खड़ा कर रखा है तो ये ऐसा का ऐसा मिट्टी के ऊपर लोड लगाएगा। मगर जब हम फुटिंग बनाएंगे तो वो चौड़े होके बनती है, ठीक है। मतलब ये कॉलम अपना लोड फुटिंग के ऊपर डाल रहा है तो फुटिंग अपने ऊपर उसको क्या कर रही है? बांट रही है। आई बात समझ में? अब हम इतना मोटा फुटिंग ऊपर तक थोड़ी उठा सकते हैं। हम उठा देंगे तो एरिया क्या मिलेगा हमको रहने के लिए? रूम क्या निकल पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे। तो क्या करते हैं हम, ये तो हमने सेंट्रल बना दिए और फुटिंग को स्प्रेडिंग बना दिया। स्प्रेडिंग मतलब बिखरता हुआ बना दिया। तो क्या होता है, हमको बिल्डिंग को बनाने के लिए एक हार्ड स्ट्रक्चर मिल जाता है। जैसे हम अगर फाउंडेशन बना रहे तो वो किस तरह का स्ट्रक्चर मिल जाएगा या किस तरह का आधार मिल गया हमको? स्ट्रॉन्ग आधार मिल गया, ठीक है। आई बात समझ में? मतलब एक लेवल सरफेस मिल गया, एक जैसे लेवल वाला सरफेस मिल गया। दूसरा है हमारा लेटरल स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब टिकाऊपन, मैंने पिछली बार आपको बताया था। और लेटरल स्टेबिलिटी समझते हैं, इट एंकर्स द सुपर स्ट्रक्चर टू द ग्राउंड, thus imparting lateral stability of superstructure, the stability of building against sliding and overturning due to horizontal force such as wind, earthquake, etc. is increased due to the foundation. देखो लेटरल स्टेबिलिटी क्या होती है कि जैसे ये मेरी बिल्डिंग बनी हुई है किसी प्रकार का हॉरिजॉन्टल, देखो हमारी बिल्डिंग पे पूरे लोड ऐसे आते हैं वर्टिकल, मतलब खड़ी खड़ी बिल्डिंग बनती है। खड़ी खड़ी बिल्डिंग बनती है तो लोड किस स्थिति से ट्रांसफर होता है हमारा? ऐसे वर्टिकली, है ना, वर्टिकली अपने ऊपर ले रहा है। मगर हॉरिजॉन्टली कौन से लोड लग रहे हैं इसमें? इस तरह के लोड लग रहे हैं, मतलब बिल्डिंग को ऐसे ओवरटर्न करेंगे, गिराएंगे, है ना। तो इस प्रकार के हॉरिजॉन्टल लोड हमारे कौन कौन से लोड लगते हैं हमारी बिल्डिंग के ऊपर? एक तो हुआ विंड लोड, ठीक है। हवा हमारी ऐसी चलेगी, हवा कैसी भी चल सकती, मगर एसी चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो अपने ऊपर सीधा सीधा लोड नीचे ट्रांसफर कर रही है। मगर एसी दिशा में चलेगी तो हमारी बिल्डिंग के ऊपर इम्पैक्ट देगी हॉरिजॉन्टल वाला, मतलब बिल्डिंग टर्न्स टू ओवरटर्न। बिल्डिंग क्या कोशिश करेगी कि टर्न हो जाने की कोशिश करेगी, नीचे गिर जाने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो किस तरह से हम बिल्डिंग को गिरने से बचा सकते हैं या किस तरह से हम उसको बचा सकते हैं? अब देखो ये अपनी जगह पे ऐसी खड़ी है तो ये ओवरटर्न जल्दी से हो जाएगी। अगर मैं इसका बेस होल्ड करके रखूँगी, मतलब फाउंडेशन के अंदर धंस के, फाउंडेशन मिट्टी के अंदर धंस के, नींव जो है उसको नीचे से होल्ड करी हुई है, पकड़े हुए हैं, मतलब इसकी तली है क्या है? अपनी जगह एक जैसा जमे हुए है। तो क्या ये ओवरटर्न होने की कोशिश करेगी किसी भी प्रकार के? इस पर अगर वर्टिकल फोर्सेस लगेंगे तो क्या ओवरटर्न होगी? नहीं होगी। इसको क्या मिलेगी? लेटरल स्टेबिलिटी मिलेगी, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स से लड़ने की क्षमता इसमें आ जाएगी। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपको मालूम है, क्षैतिज और रैखिक क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? क्षैतिज और ये ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर,
तो हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं, जो ऊर्ध्वाधर। ऐसे ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो हमारी बिल्डिंग के ऊपर ऊर्ध्वाधर जो भी फोर्सेस आएंगे, तो ऊर्ध्वाधर फोर्सेस कौन से आ सकते हैं, एक तो विंड लोड, ठीक है, हवा बहेगी तो ऐसे हॉरिजॉन्टली बहेगी, और दूसरा हमारा क्या होता है, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक किसी भी तरह से आ सकता है। अर्थक्वेक आता है मतलब बेस की में क्या होता है, वाइब्रेशंस होते हैं। वाइब्रेशंस होते हैं तो जरूरी नहीं वाइब्रेशन ऐसे ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, मगर ऊपर नीचे की लोड हम क्या उसको इसेंट्रिक लोडिंग में कैपेबल कर लेते हैं। हम मानते हैं कि हमने ऑलरेडी हमारा बिल्डिंग को सीधे खड़े लोड को झेलने की क्षमता के लायक हमने बनाया हुआ, मगर जो हमारे ऐसे लोड आते हैं, जो ऊर्ध्वाधर लोड आते हैं, अगर ये फोर्स लग रहा है तो ये ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली भी लग रहा है। अगर अर्थक्वेक आया तो कैसे भी आ सकता है, ठीक है, तो बिल्डिंग को ऐसे भी हिला सकता है, मतलब हॉरिजॉन्टली भी फोर्स लग सकता है। तो इसके कारण भी हमारी बिल्डिंग क्या हो सकती है, ओवरटर्न हो सकती है, ठीक है। ओवरटर्न होने के लिए भी हमारी लेटरल स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। कौन प्रदान करते हैं, हमारे फाउंडेशन। लेटरल स्टेबिलिटी मतलब ऊर्ध्वाधर फोर्सेस से लड़ने की क्षमता, ठीक है। नीचे से इसको आप हुक लगा दो, वेल्डिंग कर दो, या कुछ भी चीज़ कर दोगे तो ये अपनी जगह से खिसकेगी। जो भी कुछ चीज़ है ये अपनी जगह से खिसकेगी, चाहे फेविकोल से चिपका दो, चाहे कुछ भी कर दो, मतलब हमने इसका बेस क्या कर दिया है, एकदम स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो मैं फिर कितना भी इस पर मुक्का मार लूँगी, कितना भी उंगली चला दूंगी, मगर ये क्या होगा, ओवर टर्न नहीं होगा। आई इतनी बात समझ में, लेटरल स्टेबिलिटी आई। इट एंकर्स, हाँ मैम। एंकर्स मतलब बांध के रखता है, वो आंकड़े डाल के रखता है। एंकर्स का मतलब होता है आंकड़े डालना या जो भी चीज़ है। मतलब मेन मुद्दा ये है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स जो हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, एक विंड फोर्स और एक अर्थक्वेक फोर्स, उसके उससे बचाता है। क्या बचाता है हमारा, ओवर टर्निंग या स्लाइडिंग। स्लाइडिंग देखो समझा देती हूँ, ये मैंने बताया था ओवर टर्निंग, ठीक है। स्लाइडिंग क्या होता है, इसे फोर्स लग रहे तो ये अपनी जगह से खिसक जाना हो जाती है स्लाइडिंग, ठीक है। स्लाइडिंग भी एक मेन बहुत बड़ा चीज़ है। अगर एक साइड से आपका लोड ज़्यादा लग रहा है तो चीज़ें स्लाइड हो जाएगी, ठीक है। इक्वल अपोजिट लोड लगे रहेगा तो एक अपनी जगह पे रहेगी। अगर एक साइड से ऊपर से इसका लोड लगा तो ओवरटर्न हो जाएगी, नीचे साइड से इसका लोड लगेगा तो ये खिसकेगी, ठीक है, स्लाइड होगी। तो हमारे फाउंडेशन लेटरल स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं, मतलब बिल्डिंग को स्लाइडिंग या ओवरटर्निंग से बचाते हैं। आई इतनी बात समझ में। हाँ मैम। सेफ्टी अगेंस्ट undermining. It provides structure safety against undermining or scoring due to borrowing animals and flood water. मतलब ये हमारे जो धरती के अंदर से जो भी चीज़ें लग सकती हैं, धरती के अंदर से कौन से तरह के फोर्स लग सकते हैं, एक वेजिटेशन फोर्स लगता है, या जो भी हमारा फ्लड वाटर रहता है, फ्लड वाटर से बचाते हैं हमको। मतलब अगर बाढ़ की स्थिति में हमको हमारे स्ट्रक्चर को बचाए रखेंगे, या कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है उससे बचाए रखेंगे। मगर मेन चीज़ कौन सी दिक्कत वाली होती है हमारे फाउंडेशन में, जो नीचे से पानी आता है। नीचे से पानी कैसे आएगा, धरती का जल स्तर जब बढ़ता है उससे हमारी बिल्डिंग को बचना चाहिए। मतलब पानी जहाँ भी हमारे स्ट्रक्चर में घुसा, मतलब आफत बनी। चाहे छत के ऊपर पानी रुक रहा है तो वो कहीं से भी रास्ता बना करके आपकी छत को टपकाएगा। तो हम क्या करते, कोवा करवाते, वाटर प्रूफिंग कराते, या वाटर प्रूफिंग एजेंट्स लगाते हैं, कोई भी पदार्थ लगाते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, हमारे स्ट्रक्चर को हवा पानी से सबसे ज़्यादा दिक्कत, हवा से ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। हमारा पानी मेन दुश्मन होता है। चाहे रोड मान लो, चाहे कोई सा भी स्ट्रक्चर मान लो, चाहे डैम की बात कर लो, चाहे ब्रिज की बात कर लो, ठीक है, सब पानी के फोर्स से या पानी के चीज़ों से ही हमारे वीक पड़ते हैं या गिरते हैं। तो क्या होता है, जो नीचे से आव आती है, जो जल स्तर बढ़ता है या घटता है, तो वो हमारी मिट्टी पे फोर्स लगाता है, ठीक है, नीचे से फोर्स लगाता है। वो आप आगे पढ़ोगे जब आपको हाइड्रोलॉजी पढ़ोगे, जो भी पानी का भी एक सब्जेक्ट होता है हमारी इंजीनियरिंग में, ठीक है। हाइड्रोलॉजी होती है, एक डैम इंजीनियरिंग होता है, अलग अलग टाइप की इसमें चीज़ें होती है, ठीक है। तो नीचे से जो पानी का लेवल घटना भी दिक्कत वाला है और बढ़ना भी दिक्कत वाला है, ठीक है।
जैसे मैंने अभी बताया पानी की टंकियों का स्ट्रक्चर खाली में भी लोड लगता है और भरी में भी लोड लगता है। लोड मतलब उसको वैसा बनाना ही पड़ता है कि खाली में भी वो खड़ी रहे अपनी जगह पे और भरी में भी खड़ी रहे, मतलब दोनों साइड से वो अपनी स्थिति में बनी रहे, मतलब खड़ी रहे। तो क्या होता है, ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है अंडर माइनिंग के कारण, अंडर माइनिंग की अगेंस्ट अंडर माइनिंग। मतलब अगर हमारा ग्राउंड वाटर लेवल हाई लो हो रहा है तो उसके अगेंस्ट भी ये टिकाऊपनता दर्शाता है या ड्यूरेबिलिटी समझाता है। आई इतनी बात समझ में? हाँ मैम। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सॉइल मूवमेंट। देखो आप सभी को मालूम है सॉइल मूव होती है, कैसे मूव होती है? कुछ कुछ तो भी मैंने आपको बहुत पहले जब मैं इन्वायरमेंट पढ़ाती थी तो मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताई थी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी मतलब धरती के अंदर जब लावा है वो नीचे से ऊपर फोर्स लगाता है, तो फोर्स लगाने के कारण क्या होती है, धरतियाँ हमारी खिसकती है। ये हमको अंदाज़ा नहीं होता मगर ये दशकों में, 100 साल, करोड़ों साल में कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ सेंटीमीटर खिसक जाती है। ठीक है, ऐसा मूवमेंट होता है। तो ऐसे ही हमारा सॉइल में भी मूवमेंट होता है। देखो एक